जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस और जितनी भी एसएससी, एसएससी, जीडी जितनी भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये जो है रेलवे, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आप देखेंगे बहुत सारे नए क्वेश्चन एनसीईआरटी के और जितने भी नए क्वेश्चन साइंस के बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को मिक्स करके यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, ये बताना है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। फिर तेजी से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है रॉकेट लॉन्च करना। अब इसमें बताना है कि कौन सा न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो आप सभी को पता है न्यूटन का गति का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं और इसी को न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसमें कौन सा उदाहरण है, इसमें देखिएगा, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये जड़त्व के नियम को जो है पूरी तरह से फॉलो करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। घर्षण बल के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है। घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये कथन आपका एकदम सही है, ठीक है, ये कथन सही है। फिर वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये कथन भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये कथन भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, ये गलत है, ये इससे अधिक होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, घन वस्तु में ऊष्मा चालन दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखेंगे यहाँ पे घन वस्तु में ऊष्मा जो चालक होता है, ऊष्मा चालन की दर ये किस पर निर्भर नहीं करती, ये घर्षण पर निर्भर नहीं करती। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई का मात्रक को नाम दिया गया है। ये बताना है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की जो आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति आपको सभी को पता ही होगी, और इसके सम्मान में एसआई मात्रक को नाम दिया गया है। तो ध्वनि की जो आवृत्ति है क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये होती है हर्ट्ज, ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज होती है। और इसी के नाम पर, इसी की आवृत्ति के नाम पर भौतिक मतलब उनका नाम पड़ा है, उनका नाम है वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेसी मैक्सवेल। याद रखिए हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज जो है ये इन्हीं के नाम पर इनका नाम हर्ट्ज पड़ा था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1886 और 1888 के बीच में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविजन और राडार के विकास का रास्ता खोला था। और इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल अनुसंधान जो है इसके द्वारा जो कमीशन है इसके द्वारा 1930 ईस्वी में इनके सम्मान में ध्वनि की जो आवृत्ति है हर्ट्ज, इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज बना दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके नाम पर इनकी आवृत्ति जो ध्वनि की आवृत्ति है इसको हर्ट्ज रखा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन, फैराडे। याद रखेंगे जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है ये प्लांक के द्वारा ये दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। और एक क्वांटा की ऊर्जा ई जो होती है, ऊर्जा ई होती है एनर्जी, एचबी द्वारा डिनोट किया जाता है, एचबी द्वारा दी जाती है। आपने देखा होगा ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, एचबी से। ठीक है, तो
यहाँ एच प्लांक नियतांक है और वी यहाँ पे आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। याद रखेंगे एच क्या है, एच यहाँ पे प्लांक नियतांक, जो प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और वी यहाँ पे क्या है, वी यहाँ पे प्रकाश की आपतित किरण है, आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों के रिव्यू मिरर में, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में, कैलिडोस्कोप में। याद रखेंगे उत्तल दर्पण जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग वाहनों के रिव्यू मिरर में किया जाता है। ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कार्य क्या होता है, तो ये बहुत मतलब बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा करके दिखाता है, इससे कि एक छोटे से मिरर में बहुत सारी चीजें हम एक साथ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच आपस में आकर्षण बल होता है या नहीं होता है? ये आपका होता है, आप सभी को पता है पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में आकर्षण बल इनमें होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये कथन भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये कथन भी सही है। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। जो अर्ध धातुएं होती हैं उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सी अर्ध धातुएं होती हैं। सल्फर और फास्फोरस नहीं, तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम ये भी नहीं है, कार्बन और नाइट्रोजन ये भी नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो है सेमीकंडक्टर होती हैं। अर्ध धातुओं का सही युग्म चयन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? 494.0, 102.0, 298.0, 196.0। इसमें बताना है क्या इसका सही हो जाएगा। इसमें इसकी परमाणु संख्या पूछा है। इसका फार्मूला होता है परमाणु संख्या, जो इसका फार्मूला होता है परमाणु संख्या ए बराबर जो द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है Z+N। Z+N इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 298 है। फिर Z यहाँ पे निकालना है परमाणु संख्या, फिर N का मान दिया हुआ है न्यूट्रॉन 196 है, तो Z बराबर हो जाएगा 298 माइनस 196, ये हो जाएगा 8 में 6 2 और फिर 29 बचेगा, 29 में 19 चले जाएंगे तो 10, 102 हो जाएगा। अर्थात जो परमाणु संख्या है कितनी है 102। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें डैश ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है ये आपकी एक ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें एक साथ होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल और पीएच जो प्रबल क्षार है इनके लवणों का जो पीएच मान है ये क्या होगा? 0, 7, 7 से अधिक, 7 से कम। याद रखेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का जो लवण होते हैं इनका पीएच मान 7 होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनका पीएच मान 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें, ये बताना है इसको। सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनको जो है अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो उनके धात्विक लक्षणों याद रखिएगा, उनके धात्विक जो लक्षण है उनके आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सोडियम, फिर आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन और फिर क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखेंगे जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है हम लोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14।
कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता। कपड़ा उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में, कागज एवं लुगदी उद्योग में या अमोनिया निर्माण में। तो कास्टिक जो सोडा होता है इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है, कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है, अमोनिया उद्योग में इसका निर्माण नहीं किया जाता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को शेड करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब आप वहां पे डॉक्टर के पास, जैसे आपकी हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी टूटती है तो वहां पे आप प्लास्टर करवाते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी का बना होता है। ये कथन तो आपका जो है सही है एकदम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है आपका इसके बाद इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ये कथन भी सही है। हम लोग पेंटिंग से पहले कलाई पोतते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पोतते हैं, पुट्टी जिसे बोलते हैं, जिससे कि वो एकदम चिकनी हो जाए सतहें। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये गलत है आपका यहाँ पे। इसे जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से नहीं जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के लिए संचक बनाने में किया जाता है। जो सांचा होता है उसको बनाने में किया जाता है। ये कथन भी सही है। इसका सी ऑप्शन गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? जो जंगरोधी इस्पात होता है इसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? लोहा, क्रोमियम, टंगस्टन, निकेल। इसमें जो है आपका टंगस्टन जो धातु होती है, टंगस्टन धातु इसमें जंगरोधी जो इस्पात होता है इसमें कार्बन भी उपस्थित होता है, निकेल उपस्थित होता है, क्रोमियम उपस्थित होता है और इसमें टंगस्टन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। यहाँ पे सी होना चाहिए और ये बी होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है? एंजाइमों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का या प्रोटीन का? याद रखेंगे जो लसिका होती है ये आंतों में पचित और अवशोषित जो वसा होती है, वसा फैट, वसा का परिवहन करती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लार एमाइलेज जो सेल्यूलरी एमाइलेज होता है इसके पाचन में मदद करता है। सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। जो आपका लार होता है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। जो स्टार्च होता है इसके पाचन में ये मदद करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा तो लार जो है एमाइलेज एंजाइम होता है इसमें, और जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। याद रखेंगे ये स्टार्च को दो पार्ट में तोड़ता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है? गुर्दों में, फेफड़ों में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? जो वसा होती है वसा का पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है छोटी आंत, वहां पर इसका पाचन होता है वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और होंठ वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा। यहाँ पे जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करती हैं प्लेटलेट्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, ये भी आप याद रखेंगे, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? यकृत कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मस्तिष्क कोशिका। कौन सी कोशिका अपने आकार को बदलने में क्षमता रखती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। जो सफेद रुधिर कणिकाएं होती हैं ये अपने आकार को बदलने में क्षमता रखती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मानव कोशिका में पाई जाने वाली जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। और साथ ही प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में भी मदद करती हैं। इन्हीं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी होती है इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है?
दिमाग, दिल, गुर्दा, यकृत। याद रखेंगे जो आपका आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दिल में होता है। और हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान के द्वारा होता है। जो कान होते हैं, कानों के द्वारा शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। इसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। वृक्क, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। यहाँ पे याद रखिए जो आपको वृक्क किडनी होती है, किडनी किडनी का कार्य होता है, जो पहला कार्य होता है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? जो खांसी होती है और अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं, इनको कौन रोकता है, कौन नियंत्रित करता है, ये बताना है। मज्जा, मस्तिष्क, पोन्स, अनुमस्तिष्क। याद रखेंगे इसको कंट्रोल करने में आपका अस्थि मज्जा जो होता है ना, अस्थि मज्जा ही अनैच्छिक क्रियाओं को या अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और खांसी, छींकना, श्वसन हो गया, हृदय का धड़कना हो गया, अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। और अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरु रज्जु या मज्जा के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे ये मेरु रज्जु है, ये सही लिखा था यहाँ पे, ये यहाँ पे एकदम करेक्ट लिखा हुआ था। याद रखेंगे मज्जा इसका एकदम सही है। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है मज्जा, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम और सोडियम फास्फोरस और सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस। इसमें बताना है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है। ये किस चीज से बना है? ये अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो समस्त जीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती हैं उन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है 26। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, गुड़, दूध। इसमें जो है आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये गुड़, जो आपका गुड़ होता है, गुड़ में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन B9, विटामिन A। याद रखेंगे विटामिन जो आपकी B9 होती है, विटामिन B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन C से आपको पता है स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन A से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन B2 की बात करेंगे, विटामिन B2 से त्वचा फटना, जैसे त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मलेरिया, प्रोटोजोआ। इसे बताने कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, एकदम सही है। खसरा जीवाणु, ये गलत है। खसरा से जो है जीवाणु से नहीं होता है। टिटेनस जीवाणु एकदम सही, टिटेनस जीवाणुओं से होता है। और टाइफाइड ये भी जीवाणुओं से होता है। जो खसरा आपका ये वायरस से होता है। वायरस जो आपके विषाणु होते हैं ये वायरस या विषाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। तो आपको जो विटीकल्चर होता है ये अंगूर की खेती होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंगूर की खेती। और सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर कहलाती है। ओलेरी कल्चर कहते हैं सब्जियों की खेती को। और फिर अब फूलों की खेती की बात करेंगे तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? मांस, गाजर, सोयाबीन, दूध।
तो केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? आप सभी को पता है, ये दूध में पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केसिन एक प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? घोंघा, तितली, गौरैया, सलब या माद। किसका जो है लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी अगर इस क्लास की पीडीएफ को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन है जो जिसमें डाउट हो आपको, आप पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।